हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 1.10 10th पेपर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम इस पेपर में 6 पार्ट पढ़ेंगे और हमारा पहला वाला पार्ट आर्बिट्रेशन का चल रहा है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस पेपर में हम द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ेंगे और इसी अधिनियम में, इस एक्ट में मध्यस्थम सुलह अधिनियम में ही हम भाग 1 मध्यस्थम के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस से भी देखा था कि आर्बिट्रेशन क्या है, ये कैसे काम करता है। इसमें पक्षकार द्वारा न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अपने विवादों को सुलझाने की व्यवस्था क्या की गई है। और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा कि उनके बीच में मध्यस्थम करार होना आवश्यक है। हमने ये भी देखा चाहे तो वो करार सेपरेट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और वो चाहे तो अपने बीच में जिस भी किसी कार्य के लिए या किसी भी बात के लिए विवाद हो गया है और उसके लिए अगर पहले कोई संविदा बनी गई है और तो उस संविदा के किसी क्लॉज में भी मध्यस्थम के बारे में व्यवस्था कर सकते हैं कि हम न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर मध्यस्थम के थ्रू अपने विवादों को निपटाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था वो सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करके भी कर सकते हैं, अलग से मध्यस्थम करार करके भी, और वे चाहे तो संविदा के भीतर ही कोई एक पॉइंट डाल के या कोई एक क्लॉज डाल के, कोई एक खंड डाल के भी कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम सेक्शन 8 और 9 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 यहाँ पे कहता है पावर टू कोर्ट टू रेफर पार्टीज ऑफ अ डिस्प्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन। विवादों के पक्षकार को मध्यस्थता को सौंपने की न्यायालय की शक्ति। इस बारे हम देखेंगे कि कोर्ट को कब पावर है कि वो कौन से ऐसे मामले हैं जिनको मध्यस्थम के लिए सौंपे जा सकें। ये न्यायालय की जो ये पावर है, जो ये न्यायालय की शक्ति है, इस बारे में धारा 8 में व्यवस्था की गई है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 8 कहती है विवादों के पक्षकारों को मध्यस्थता को सौंपने की न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 8 पावर टू कोर्ट टू रेफर पार्टीज ऑफ अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। मध्यस्थ सुलह अधिनियम की धारा 8 उन परिस्थितियों में न्यायिक प्राधिकरण यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी को विवाद वस्तु मध्यस्थता को सौंपने का निर्देश देती है। जहां वाद के लंबित रहते हैं पक्षकारों के मध्य विवाद वस्तु को मध्यस्थता को सौंपने का करार हो। धारा 8 मध्यस्थता को प्रोत्साहित करती है कि धारा 8 ये कहे कि यदि पक्षकार अपनी इच्छा से अपना विवाद मध्यस्थता के द्वारा हल करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर यही है कि अगर दोनों पक्षकार ये चाहते हैं कि वे अपना मामला मध्यस्थता के द्वारा निपटा लें तो न्यायालय भी ऐसे मामले को पक्षकारों के से राजी हो जाने पर ऐसे मामले को मध्यस्थता को सौंपने की उसकी शक्ति है। इस अधिनियम में धारा 8 आदर्श विधि के अनुच्छेद के अनुरूप है। आदर्श विधि है ये, परंतु धारा 8 तथा आदर्श विधि के अनुच्छेद 8 में सिर्फ अंतर ये है कि अनुच्छेद 8 के अंतर्गत विवाद को उस दशा में मध्यस्थ को सौंपने का अधिकार न्यायालय को नहीं है यदि न्यायालय ये पाता है कि पक्षकारों के मध्य करार शून्य है। इस प्रकार धारा 8 के अंतर्गत न्यायालय करार की वैधता पर विचार नहीं कर सकता तथा यदि पक्षकार अपने विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से हल करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोनों में अंतर ये है, आदर्श विधि के अनुच्छेद 8 में और ये जो धारा 8 हम पढ़ रहे हैं इसमें, कि अगर वहाँ पर न्यायालय को ये उस दशा में मध्यस्थ को सौंपने का अधिकार न्यायालय को नहीं होता अगर वो ये पाता है कि करार शून्य है, कि उनके बीच में कोई करार ही नहीं हुआ। अगर कोर्ट ये देखती है कि दोनों पार्टीज के बीच में कभी कोई करार हुआ ही नहीं है कि वो मध्यस्थता को अपने मामले को सौंपे, तो न्यायालय ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे धारा 8 ये कहती है कि अगर न्यायालय करार की वैधता पर विचार नहीं करता कि करार लीगल है या इलीगल, वो सिर्फ ये देखता है कि अगर इन दोनों पक्षकारों के बीच में इस तरह का कोई विवाद है और दोनों के बीच में करार इस प्रकार का हो रखा है, करार इस तरीके का बना हुआ है कि वो न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अपने विवादों को सुलझा लें, तो न्यायालय के बाहर अपने विवादों को सुलझा सकते हैं और न्यायालय ऐसे पक्षकारों की सहायता करेगा और मध्यस्थता के लिए उनके विवादों को देने के लिए, सौंपने के लिए उसकी शक्ति के बारे में यहाँ बता रखा है कि न्यायालय को ये पावर है
कि अगर दोनों पक्षकारों के बीच में पहले से इस बात के लिए एग्रीमेंट हो रखा था, करार हो रखा था कि वो न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अपने मामलों को सुलझा लें, तो यहाँ पे न्यायालय की शक्ति के बारे में धारा 8 कह रही है कि न्यायालय को ये पावर है कि वो उनके मामलों को आगे बढ़ा दे और मध्यस्थता को के थ्रू उन मामलों को सुलझाने के लिए दे दे। धारा 8 में ये भी है कि यदि प्रथम कथन न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले ही पक्षकार न्यायिक अधिकरण से अनुरोध करते हैं कि विवाद मध्यस्थता को सौंपा जाए, तो न्यायालय को भी ये विवेकाधिकार है कि वो विवाद को मध्यस्थ को सौंप सके। यह लागू करने के लिए ज़रूरी है कि न्यायालय सभी मामलों को मध्यस्थ को सौंपे जब मामला मध्यस्थम करार की विषय वस्तु हो, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर पक्षकारों का मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में जाने के प्रथम चरण में ही, फर्स्ट टाइम में ही अगर कोर्ट ये पाता है कि न्यायिक अधिकरण से और पक्षकार ये अनुरोध करते हैं कि हमारा मामला आप कोर्ट के थ्रू ना सुलझाकर हम मध्यस्थ के द्वारा सुलझाएंगे, तो न्यायालय अपना खुद का विवेकाधिकार यूज़ करते हुए उन मामलों को मध्यस्थ को सौंप देंगे। फिर यदि ऐसा करार है, विषय वस्तु है, तो ही न्यायालय सौंपेगा, अन्यथा नहीं सौंपेगा। यदि एक बार न्यायालय या न्यायिक अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामला मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है, तो प्रथम कथन प्रस्तुत करने से पहले पक्षकार मामले को मध्यस्थता को सौंपने का अनुरोध करते हैं, तो न्यायालय का न्यायिक अधिकरण मामले को मध्यस्थ को सौंपने के लिए बाध्य होगा। यहाँ पर बाध्य करने के लिए, बाउंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों पक्षकार जो हैं वो अनुरोध करें कोर्ट से, अधिकरण से, ट्रिब्यूनल से, तब वो बाध्य होगा, वो बाउंड होंगे कि इन दोनों पक्षकारों के मामले हम मध्यस्थता को सौंप दें। इस प्रकार न्यायालय को ये धारा के अंतर्गत स्वयं मामले मध्यस्थ को सौंपने का अधिकार नहीं है। पक्षकार को ऐसा करने के लिए अनुरोध के साथ आवेदन करना होगा, परंतु ऐसा करते समय न्यायालय विवाद की गुणवत्ता पर विचार नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे स्वयं अपने आप से तो कोर्ट नहीं करेगा ऐसा। इसके लिए पक्षकार जो पार्टीज़ हैं वो अनुरोध भी करेंगे और आवेदन भी कर सकती हैं, और गुणानुगुण पर उनको विचार नहीं करना है। पक्षकारों के आवेदन पर, पक्षकारों के अनुरोध पर न्यायालय अपने उनके अनुरोध पर मध्यस्थता को, उनके मामले को सौंप देंगे। अधिनियम की धारा न्यायालय या न्यायिक अधिकरण तब उस कार्रवाई नहीं करेगा जबकि धारा 8 के अंतर्गत मामले को मध्यस्थता को सौंपने के लिए पक्षकारों के आवेदन के साथ कार्रवाई नहीं करेगा कि मध्यस्थता को सौंपने के लिए पक्षकारों के आवेदन के साथ मध्यस्थता करार की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई हो, तो मध्यस्थ अधिकरण को यह अधिकार है कि वह मध्यस्थ की कार्रवाई प्रारंभ करे, तथा यदि मध्यस्थ की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है तो उसे चालू रखे और उस पर पंचाट दे, तथा कोई तर्क नहीं होगा कि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यद्यपि न्यायिक अधिकरण के समक्ष न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई हो तो भी पक्षकार मध्यस्थ कार्रवाई से वंचित नहीं होंगे। यहाँ ये कहना चाह रहा है धारा 8 कि मध्यस्थम कार्रवाई जब प्रारंभ हो गई है तो मध्यस्थ को ये चाहिए कि वो दोनों पक्षकारों के मामले को सुनकर उन पर पंचाट दे, अपना निर्णय दे, तथा यह कोई तर्क नहीं है कि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि जैसे मामला कोर्ट मध्यस्थ को देते हैं तो वहाँ पर प्रोसीडिंग रुक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मध्यस्थ ये जानकर कि न्यायालय में विचाराधीन है और वो मामले को ना सुने, ऐसा कभी नहीं होता। तो धारा 8 यहाँ पर विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता को सौंपने की न्यायालय की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि न्यायालय की क्या पावर है, न्यायालय की क्या शक्ति है कि वो मध्यस्थम को पक्षकारों के विवादों को सौंप सके। आगे हम बात कर रहे हैं धारा 9 की, सेक्शन 9, इंटरिम मेजर्स आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बाय कोर्ट। धारा 9, मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय, इंटरिम मेजर्स ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, कि उस बीच में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बीच में न्यायालय द्वारा इंटरिम मेजर्स क्या है, अंतरिम उपाय क्या है। तो धारा 9 ये कहती है कि एक पक्षकार मध्यस्थम पंचाट के प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी समय या मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान या पहले, लेकिन धारा 36 के अनुसार जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्रवर्तनीय हो जाने के पहले एक न्यायालय के सामने ये आवेदन करना होगा और कर सकेगा कि मध्यस्थम कार्रवाई के प्रयोजन के लिए एक अस्वस्थ
मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति के लिए कि मध्यस्थम कार्रवाई चल रही है और इस बीच में एक अंतरिम उपाय की आवश्यकता है, तो यहाँ पे पक्षकार न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं कि कार्रवाई के लिए स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति की जाए। और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें संदर्भ में कार्रवाई अंतरिम उपाय के लिए हो, मतलब किसी भी माल के परिश्रम, अंतरिम अभिरक्षा, विक्रय जो मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है, तो उसके लिए भी कोर्ट से अंतरिम उपाय के लिए, कार्रवाई के लिए कहा जा सकेगा कि अगर कोई माल है जिसके लिए दोनों पक्षकारों के बीच में कोई विवाद हो गया था, तो उस माल के परीक्षण करना है, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय करना है, मध्यस्थम करार की यही एक मेन विषय वस्तु है, तो उस पर कार्य किया जाएगा। मध्यस्थम में विवादग्रस्त रकम को प्राप्त करने के लिए तो कोर्ट से अंतरिम उपाय लिए जाएंगे। किसी संपत्ति या वस्तु का निरोध, परीक्षण या निरीक्षण जो मध्यस्थम में एक विवाद की विषय वस्तु है या जिसके बारे में कोई प्रश्न उसमें शुरू होता है या पैदा होता है और किसी पक्षकार के कब्जे में किसी भूमि या इमारत का कार्यभार संभालने के लिए किसी व्यक्ति के उपयुक्त प्रयोजन में से किसी के लिए प्राधिकृत करना या किसी नमूने के लिए जाने के लिए या किसी प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रयोजन के लिए जाने के लिए प्राधिकृत संपूर्ण सूचनाएं साक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, तो मध्यस्थम कार्रवाई चल रही है और इस बीच में अगर न्यायालय की कोई हेल्प लेनी है, न्यायालय की सहायता लेनी है, तो यहाँ पे उससे अंतरिम उपाय करवाए जा सकते हैं। अंतरिम आदेश या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति करवाई जा सकती है। संरक्षक के दूसरे उपाय जो न्यायालय को न्यायपूर्ण एवं सुविधाजनक प्रस्तुत हो, ये किया जा सकता है। और न्यायालय आदेशों को पारित करने के लिए वैसी शक्ति रखे जैसा वह उसके समक्ष कार्रवाई के संबंध में जैसे उसके प्रयोजन के लिए रखता हूँ, यानी कि कोर्ट अंतरिम उपाय के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा मानो कि न्यायालय के सामने ही कार्रवाई हो रही हो। तो धारा 9 के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा कुछ उपायों के लिए आवेदन किया जाएगा, जैसे कि मध्यस्थ कार्रवाई के लिए किसी अवयस्क, चित्तविकृत यानी कि अनसाउंड माइंड या माइनर व्यक्ति के लिए अगर किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की गार्जियन की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए, किसी वस्तु सामान अभिरक्षा कस्टडी में लेने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंटरिम जो मेजर्स हैं या जो अंतरिम उपाय उसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। मध्यस्थम पंचाट के फलस्वरूप किसी धनराशि को प्राप्त करने के लिए भी उपाय किया जा सकता है कि अगर मध्यस्थम ने निर्णय दिया था कि कोई एक पक्षकार धनराशि दे और धनराशि वो नहीं देता, तो धनराशि प्राप्त करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं न्यायालय के थ्रू। किसी वस्तु का निरोध, उसकी सुरक्षा, उसके निरीक्षण के लिए उपाय करना, बशर्ते कि वह वस्तु या संपत्ति मध्यस्थम करार की विषय वस्तु हो। इंटरिम इंजंक्शंस, अंतरिम आदेश भी दिए जा सकते हैं। प्रापक की नियुक्ति भी की जा सकती है। प्रारूप या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यस्थम करार की संपत्ति, भूमि, भवन में प्रवेश करने हेतु यदि संपत्ति, भूमि, भवन में किसी पक्षकार के कब्जे में हो तो भी, किसी वस्तु या सामान का अवलोकन करने के लिए, सैंपल लेने हैं, नमूना लेने के लिए, प्रयोजन के लिए, इस प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए भी, यदि ये सामान विषय वस्तु की मध्यस्थम करार की विषय वस्तु हो तो भी। तो इन सब उद्देश्यों के लिए, उपायों के लिए, आदेश देने के प्रयोजन के लिए न्यायालय को वही अधिकार होंगे जो उसके सामने लंबित किसी मामले के लिए संबंध में होते हैं। तो ये उद्देश्य न्यायालय को मध्यस्थम करार के अंतरिम उपाय हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और पक्षकार न्यायालय से इस उपाय प्राप्त करने हेतु आधार के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पे इंटरिम मेजर्स की बात सेक्शन 9 कहता है कि अगर मध्यस्थम कार्रवाई चल रही है और इस बीच में अगर कोई अंतरिम उपाय करवाए जाने चाहिए, तो धारा 9 में न्यायालय से ऐसे उपायों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोर्ट को कह सकते हैं, जिसके लिए कि वो किसी गार्जियन की अपॉइंटमेंट, किसी माल की सिक्योरिटी, इन सब के लिए इंटरिम उपाय, स्टे वगैरह देने के लिए कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।